हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो जैसे आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास से ही अपना नया टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ प्रीपोजिशन। आज भी हम इसी टॉपिक को आगे की तरफ मूव करेंगे और डिटेल में समझेंगे। पिछली क्लास में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक बातें प्रीपोजिशन की क्या होती है वो जानी थी। तो शुरू करते हैं क्लास को। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी, ईपीएफओ, एओ, ईओ का एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो या फिर डिफेंस का हो, हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है। कई बार फिलर के फॉर्म में इसको हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार आप देखेंगे एरर के क्वेश्चन में भी हमें ये मिल जाता है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जब हम एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, वहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में समझा क्या था। तो प्रीवियस क्लास में सबसे पहले हमने इसका मीनिंग समझा था कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशनशिप बताने का काम करता है, नाउन एंड प्रोनाउन का। बाकी जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं उनके साथ उनके रिलेशनशिप को बनाने का काम करता है। या फिर हम नाउन या प्रोनाउन से पहले कुछ वर्ड या फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की प्लेस, टाइम या डायरेक्शन को क्या करता है, शो करने का काम करता है। उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें ही हमने मीनिंग समझा था, कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझा था। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। और अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन के आ रही है तो या तो वो नाउन होगी या तो वो प्रोनाउन होगी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये भी समझा था कि कुछ तो ऐसी जगहें फिक्स होती है जहाँ पे प्रीपोजिशन आता है और कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पे यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने देखा था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब थे ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब थे जो अपने तुरंत बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर ये अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब थे जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो इसके बाद प्रीपोजिशन आ जाता है, और प्रीपोजिशन तुरंत अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने समझा था। इसी के हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, और फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, प्रीपोजिशन लेते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो नहीं लेते। और यहाँ पर हमने पहला कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि टेल है, एडवाइस है, बैग है, एनकरेज है। ये कुछ ऐसे वर्ब है जो क्या लेते हैं, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेने का मतलब हो गया कि प्रीपोजिशन को आने का मौका नहीं मिला, और प्रीपोजिशन को आने का मौका नहीं मिला, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जहाँ पे प्रीपोजिशन के लिए कोई प्लेस नहीं बचती। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने कुछ और वर्ड्स देखे थे जो क्या है, ये इनके केस में आप देखेंगे तो ये ऐसे वर्ब है जो अपने तुरंत बाद क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेते। अगर अपने तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, दैट मीन्स प्रीपोजिशन को यहाँ आने का मौका मिल जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन लेंगे और प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो ये था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था और देखा था प्रीपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के टाइप की। वैसे तो आप देखेंगे टाइप बहुत सारे हैं, कई बार हम उसको प्लेस, पर, सिचुएशन, इन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम के उसमें बांटते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में बांटते हैं, पर मोटा मोटा मैंने आपको चुके हैं। बात करें अगर टाइप की, तो वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी में हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को कैटेगराइज करते हैं, पर मोटा मोटा हम 4 कैटेगरीज की पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे इन चारों में सारी चीज़ें कवरअप भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले जैसे आपको गिवन है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड की जब हम बात करते हैं, जैसे जो हमें पोजीशन या हम बोल सकते हैं स्थिति बताने का काम करता है, उसके लिए यूज़ करेंगे। तो आपने एकेडमिक में भी जो आपने पढ़ रखे हैं वही प्रीपोजिशन यहाँ पर आते हैं, जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, बिटवीन हो गया, ओवर हो गया। तो ये सारे कौन से हैं जो हमें क्या करते हैं, पोजीशन बताने का काम करते हैं। इनको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड प्रीपोजिशंस। और आप देखेंगे कि ये आप 12th क्लास तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। सेकंड में हम बात करते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड फिक्स होते हैं कि वो अपने साथ कुछ फिक्स्ड ही प्रीपोजिशन लेंगे, उसके अलावा और कोई वर्ड या कोई और प्रीपोजिशन वो अपने साथ नहीं लेते। जैसे हम बात करें अगर वेट की, और सेकंड है अप्रूव्ड। तो यहाँ अगर बात करें वेट की, तो वेट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन 4 लेता है, और अगर बात करें अप्रूव्ड की तो ये अपने साथ ऑफ लेता है। और ये फिक्स्ड है, तो याद रखना है कि वेट अपने साथ हमेशा क्या लेगा, 4 लेगा, कोई और प्रीपोजिशन नहीं लेगा। इसी तरह अप्रूव्ड अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है, कोई और
प्रीपोजिशन नहीं लेता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पुट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब। जब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कॉल ऑफ द पिकनिक, या फिर ले सकते हैं इसी में आई विल टेक ऑफ द शूज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉल ऑफ, दो वर्ड है। अगर आप इस कॉल ऑफ को देखेंगे, या फिर इसके ये एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा डबल एफ, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कॉल ऑफ की, तो आप देखेंगे जो वर्ड हमें यहाँ पे गिवन है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना या फिर क्या कर देना, टाल देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉल की गई है किस चीज़ के लिए, कि पिकनिक क्या हो गई, कैंसिल करना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कैंसिल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलके क्या है, अलग ही मीनिंग और सेंस देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप बात करेंगे टेक ऑफ, तो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, निकालना। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, आई विल टेक ऑफ द शूज़। तो यहाँ पे शूज़ को क्या है, बाहर निकाला जा रहा था, या शूज़ को निकाला जा रहा था पैरों में से, उसके लिए यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर भी इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग के साथ बनता है, जैसे ब्रेक डाउन बनता है, ब्रेक आउट बनता है। तो इसी तरीके से कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिनके साथ इनका कॉम्बिनेशन बनता है, पर सबके साथ नहीं बनता। तो यहाँ पर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि अलग के साथ पेयर अप करके मीनिंग दे दिया जाता है, जिनके साथ कोई सेंस नहीं बनता है। सो आई होप कि ये तीसरी कैटेगरी भी आपको समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं प्रीपोजिशन इन द ईडीएम एंड फ्रेज। ईडीएम और फ्रेज में जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ ईडीएम एंड फ्रेज होते हैं, जैसे कि टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यहाँ पर ये जो टू है आप देखेंगे प्रीपोजिशन से मिलके ही ये क्या है, ये ईडीएम और फ्रेज बना है। इसका मतलब क्या हो जाता है, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है ख़राब सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर देना, यानी कि और ज़्यादा वर्स कर देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये भी आप देखेंगे कि क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपके पास क्या है, प्रीपोजिशन का, और वो भी कैसा, ईडीएम एंड फ्रेज के फॉर्म। अगर इसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब क्या होता है, टू फील अंडर द वेदर का मतलब होता है नॉट फील वेल। आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, आप देखेंगे टू से मिलके बना है। ऊपर वाला भी आप देखेंगे कि ये भी हमारा ईडीएम एंड फ्रेज किससे मिलके बना है, टू से। तो यहाँ पर भी याद रखना कि अगर हम इस प्रीपोजिशन को चेंज कर देंगे तो इसका सेंस मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चार कैटेगरी होती है जो हम क्या है प्रीपोजिशन की पढ़ेंगे यहाँ पर। और अभी अब देखेंगे इसमें ही आपका पूरा एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले वाले पार्ट को शुरू करते, सबसे पहला है पोजीशन बेस्ड। जितने भी हमारे पास पोजीशन बेस्ड या जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक, जो आपका प्रीपोजिशन था उसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें ना मैं कुछ आपको बातें बताऊंगी जिससे आप इसकी पोजीशन को भी एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि किस तरीके से हमें आगे पुट करना है, प्रीपोजिशन कहाँ आएगा, उसके प्लेस को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ अ प्रीपोजिशन के केस में। तो यहाँ पर जैसे पहला पॉइंट आपको गिवन है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज्ड। तो ये मस्ट है, याद रखना है कि जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन के पोजीशन की, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि जब हम आप प्रीपोजिशन को पुट करने जा रहे हैं या प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी अगर प्रीपोजिशन है तो अपने तुरंत बाद वो क्या लेता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। ये ऐसा क्यों है इसके बारे में समझा रही हूँ। प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रीपोजिशन होगा वो अपने तुरंत बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो भी आएगा या तो वो नाउन हो जाएगा या तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस में हो,
और दूसरा हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, जो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर याद रखना है ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में चला जाता है। पर प्रीपोजिशन के बाद जो आ रहा है वो प्रीपोजिशन का क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है तो याद रखना है कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है, याद रखना है इस बात को। अब जैसे कि कई बच्चों को डाउट होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर बात करें सब्जेक्टिव की और यहाँ पर बात करें ऑब्जेक्टिव केस की, तो सब्जेक्टिव में जैसे हम आई यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं, किसी का नेम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि राम। अगर इसी को आप सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो आई को अगर सब्जेक्ट बना के लिखना है सेंटेंस के अंदर तो हम आई लिखते हैं, लेकिन अगर यही आई ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होने लग जाएगा, सब्जेक्ट ना बन के ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर इसकी फॉर्म चेंज होके क्या हो जाती है, मी। ही का क्या हो जाता है, हिज। शी का क्या हो जाता है, हर। और राम का राम ही रहेगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में मतलब नेम में कोई चीज़ नहीं आता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कहने का मतलब है कि जब आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना है तो आपके पास हर बार ये वाली क्लॉज आनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे मैंने लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी सजेस्टेड टू मी आ ग्रेट आइडिया फॉर पार्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सजेस्टेड हमारे पास वर्ब हो गया, टू यहाँ पर क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो मी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आप देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट के केस पे हमने सब्जेक्टिव क्लॉज डाला शी, ठीक है। और अब आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्लॉज पे क्या है, मी कैसा है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, तो ये आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर सेम चीज़ को फॉलो करना है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव क्लॉज और सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो आई होप कि ये फर्स्ट वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लॉज में होना चाहिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा कि आपको किस तरीके से कहाँ पोजीशन रखनी है, आपको एरर पहचानने में भी क्या कर देगा, हेल्प कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुई होगी। एग्जांपल भी हम इसका देख चुके हैं। मूव करते हैं सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंड इज़ यूज्ड। पहले में हमने देखा था कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा और वो ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लॉज में होना चाहिए। सेकंड चीज़, आफ्टर प्रीपोजिशन जिरंड इज़ यूज, तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम क्या यूज़ करते हैं, जिरंड। और जिरंड क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में हम वर्ब वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो एक बार जाके वहाँ ज़रूर देखना, पर मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जब बात करते हैं जिरंड की, तो जिरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की ऐसी फॉर्म जो क्या करती है, होती वर्ब है, लेकिन वो वर्ब का काम ना करके सेंटेंस के अंदर नाउन या फिर प्रोनाउन का काम करने लग जाएगी, या इसी को आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं, ठीक है वर्ब लेकिन वर्ब का काम नहीं कर रही, तो फिर क्या कर रही है, या तो ये नाउन बन के आएगा या प्रोनाउन। और जाहिर सी बात है कोई नाउन या प्रोनाउन बन के आ रहा है तो ज़्यादातर केसेस में वो या तो सब्जेक्ट बनता है या तो फिर वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो याद रहेगा, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। तो जैसे हमने यहाँ बोला प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और अभी जैसे हमने बताया कि वर्ब की कुछ फॉर्म्स भी ऐसी हैं जो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट का काम करेंगी, दैट मीन्स वो नाउन या प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो नॉर्मली तो हम जानते हैं हमारे पास तो वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई। नॉर्मली हम इन 5 फॉर्म्स को पढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सी है जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, या फिर ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट की जगह ले सकती हैं, यानी कि नाउन या प्रोनाउन का काम कर सकती है। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम बात करते हैं V1 की, V2 की, V3 की और V5 की, तो ये कभी भी नाउन या प्रोनाउन का काम नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये वर्ब है तो वर्ब का ही काम करेंगे। सिर्फ V4 एक लौता ऐसा वर्ब होता है जो क्या करता है, तो याद रखना है V4, या फिर इसी को हम V1 प्लस में ING फॉर्म भी कहते हैं। सिर्फ ये फॉर्म ऐसी होती है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट का काम कर सकती है, जिसको हम नाउन या फिर प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि सारी वर्ब की फॉर्म्स ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेंगी या सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगी। सिर्फ वर्ब की एक ही फॉर्म है,
दैट इज़ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। सिर्फ यही है जो क्या करती है, वर्ब होते हुए भी किसका काम करेगी, नाउन या प्रोनाउन का या फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, आई होप ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई हुई। अब इसी को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल गिवन है, आई अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। फ्रॉम आप देखेंगे ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमारे पास क्या आ चुका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट होने का मतलब है या तो ये नाउन है या तो ये प्रोनाउन है। और आप देखेंगे स्मोक करना हम बोलते हैं वर्ब है, तो यहाँ पर आप इसकी फॉर्म देखेंगे तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, स्मोकिंग, है ना। और आप देखेंगे कि पर यहाँ पे काम किसका कर रहा है, वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, दैट मीन्स नाउन या प्रोनाउन बन के ये यहाँ पर आया, वर्ब का काम करने के लिए ये यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर भी याद रखना है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आई है, ऑब्जेक्ट, तो याद रखना है प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको कोई वर्ब दिख रही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है, तो कंफर्म है कि वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आई है। तो उसे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि वो तो नाउन होगा, प्रोनाउन की वो सब्जेक्ट वर्ब है, तो ऐसा कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होगी। अब ये भी याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये ऑब्जेक्ट ही बन के आए, ये सब्जेक्ट बन के भी आ सकता है। जैसे नीचे वाले में आप देखेंगे ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, और इसके तुरंत बाद हमारे पास क्या है, रीचिंग। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे आप एंड में आए, यहाँ स्टार्टिंग में भी आ सकता है। इसी तरीके से सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, नाउन प्रोनाउन जो काम करते हैं वो ये सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पर रीचिंग हमारे पास ये क्या हो चुका है, ऑब्जेक्ट हो चुका है। और अभी जैसे हमने बोला, क्योंकि रीच हमारे पास वर्ब होता है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के, दैट मीन्स ये यहाँ पे वर्ब का काम ना करके नाउन या फिर प्रोनाउन का काम कर रही है। ठीक है, आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगी। मैं क्या समझाना चाह रही थी आपको, दोनों बातें अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल है उसको भी देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एग्जांपल गिवन है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। नेक्स्ट आपको फिफ्थ में गिवन है, शी सजेस्टेड मी अ ग्रेट आइडिया फॉर द पार्टी। शी सजेस्टेड टू मी। अब अच्छा एक काम करना है आपको, ये फिफ्थ वाला और सिक्स्थ वाले आप देखेंगे सेम ही सेंटेंस है, बस डिफरेंस किस बात का है, एक के साथ टू आया, एक के साथ डायरेक्ट एक के बाद इसने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ले लिया है। इस वाले में इसने अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना लेके प्रीपोजिशन लिया, और प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस है जो ठीक है। इनमें से एक सेंटेंस गलत है, एक सेंटेंस ठीक है। आपको यही बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। जब तक आप ये सोच रहे हैं मैं फोर्थ वाला समझाती हूँ। फोर्थ वाले में आप देखेंगे व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो ये जो लुकिंग एट है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये क्या है, फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेज बन के है, जैसे कि हमने टाइप में पढ़ा था, तो सेम वही काम ये यहाँ पे कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, तो आप देखेंगे लुकिंग एट भी क्या है, एक एग्जाम्पल था इसी का यहाँ पर डाला गया है समझाने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें फिफ्थ और सिक्स्थ में से कौन सा सही है, तो ये भी हम कर चुके हैं। जब मैंने आपको इंट्रो में ही समझाया कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने बाद क्या लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो नहीं लेते। ये वो वर्ब है जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सजेस्ट आया, सजेस्ट क्या हो गया, दैट मीन्स ये अपने तुरंत बाद क्या लेगा, प्रीपोजिशन लेगा, प्रीपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट भी लेगा। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, जो अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन लेता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सजेस्टेड है ये कैसी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद इसको क्या चाहिए था कि अपने बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले सकती है, नहीं ले सकती, दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस यहाँ पे गलत है। ठीक है, नीचे वाले में तो ये हमें पता है इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने तुरंत बाद क्या लेगा, अपने तुरंत बाद प्रीपोजिशन ले रहा है, तो यस यहाँ पे लिया है। और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या चाहिए, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे, दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस यहाँ पे क्या ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, बेसिक बातें जो हमने पढ़ी थी। तो यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब हमें क्या करना है, हम समझेंगे जो हमने पोजीशन यहाँ पे समझ लिया है कि कैसी होती है। अब अलग अलग जो हमारे पास प्रीपोजिशन आते हैं, ऑन, इन, एट, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।